हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 9 देखेंगे। अगर हम इसका टाइटल देखते हैं जो दिया गया है, स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इससे क्लियर होता है कि इसके मैक्सिमम जो कंटेंट रहेंगे वो उन फैक्ट्स पर रिलेटेड रहेंगे जिससे क्या हो, फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज हो बाय द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ब्रीड ऑफ एनिमल्स। और क्या हो सकता है बच्चों, प्लांट ब्रीड को क्या करना, इम्प्रूव करना। जो ओवरऑल आप प्लांट से रिलेटेड जो आप टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं और साथ में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा, तो उसे एनिमल पे भी एप्लीकेबल करके क्या किया जाता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अगर फैक्ट्स पढ़ते हैं तो ये सोशल साइंस से रिलेटेड जो डिस्कशन है, आपको आइडिया लगेगा किस तरह से पॉपुलेशन एक मेजर इशू बन सकता है अगर फूड प्रोडक्शन अगर सपोर्ट नहीं किया जाए तो स्टारवेशन को लीड करेगा और वैसे ही कंट्रीज़ का डेवलपमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब देखिए, विथ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, enhancement of food production is a major necessity. Biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase food production। जो मैंने बात किया किस तरह से इनका रोल है। Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivot role in further enhancing the food production। अब इसके मेन कंटेंट देखें तो एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल्स प्रोटीन और टिश्यू कल्चर है। अभी इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे किसको, एनिमल हस्बेंड्री को, जिसमें बच्चों आप देखिए, अगर आप आसपास अपने रूरल सोसाइटीज़ में, गांव के आसपास अर्बन सेटिंग्स में कोई भी एनिमल्स जिस पर आप देखते हैं कि कोई फैमिली डिपेंड है और अपनी लाइवलीहुड के लिए, वो इस क्या है टाइटल के अंदर आएगा। आप मैं इसे रीडिंग डालता हूँ। ये काफ़ी क्या है, एक तरह से सोसाइटी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देता है ये पार्ट, और एक तरह से मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का इस पर क्या है, डिपेंड है। आप देखिए, एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। मीन्स एनिमल्स के लिए आप अगर एग्रीकल्चर नॉर्मली अगर फील्ड रिलेटेड बात करें तो वो इसमें इंक्लूड किया जाता है किसको, लाइव स्टॉक को, एनिमल्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और इसमें एज सच इट इज़ ए वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इज़ द मच एज साइंस एंड इज़ एज मच साइंस एज इट इज़ आर्ट। साइंस और आर्ट का क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। ओल्ड ट्रेडिशनल व्यू और न्यू साइंटिफिक व्यू को मिक्स करके क्या किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जैसे देखिए, एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स एटसेट्रा दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन, जो हमने डिस्कस किया। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, जिसमें आप इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पोल्ट्री एंड फिशरीज को किस तरह से क्या किया जाता है, केयरिंग की जाती है और किस तरह से ये फाइनेंशियली किसी को हेल्प कर सकता है, और साथ साथ एक क्या कर सकता है फूड प्रोडक्शन में, क्योंकि इन दोनों मीट पर क्या होता है, बहुत सारा मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या रहता है, डिपेंड रहता है। फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, मीन्स उसकी देखभाल करना, कैचिंग एंड सेलिंग एटसेट्रा। और फिशेज, मोलस्का, आप देख सकते हैं मोलस्क फैमिली से रिलेटेड भी कई ग्रुप को लोग एज ए फूड क्या करते हैं, खाते हैं। उसी तरह से क्रस्टेशियंस हैं, प्रॉन्स, क्रैब, इन सबों को क्या करना, इस वाले प्रोसेस से फिशरी वाले पार्ट में कंसिडर किया जाता है। फिशरी पार्ट में फिशेस के अलावा मोलस्क, क्रस्टेशियंस को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। सिंस इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं वीज हैं, सिल्क वर्म हैं, प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, फिशेज हैं, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, sheep and camels have been used by human for product like milk,
एग्स, मीट, वूल, सिल्क, हनी एट्सेट्रा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ओल्ड ट्रेडिशन और पुराने समय से ही लोग इन सब चीज़ों के लिए क्या है एनिमल पे डिपेंड्स थे। आपको यहाँ एक फैक्ट जानने को मिलेगा जो काफ़ी सरप्राइज़ है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक, जो हमने ऑलरेडी देख लिया लाइफ स्टॉक का यहाँ पे डिफिनीशन, जिसमें आपके मेन कैटल्स आते हैं। कहा जाता है कि अकेले चाइना और इंडिया के 70% इसमें इस लाइव स्टॉक मिलते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया एंड चाइना। लेकिन कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो काफ़ी सरप्राइजिंग है, और ये एक तरह से आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमने साइंस और आर्ट को अभी तक मिक्स नहीं किया है, जिससे हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का जो एक पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं लैकनेस रह जाती है। देखिए, सरप्राइजिंग टू नोट दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज़ ओनली 25%, मीन्स 70% क्या है लाइव स्टॉक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूशन है जो उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं ओनली 25%। दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो। हैंस in addition to conventional practices of animal breeding and care, newer technology also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity। उसके लिए काफ़ी सारे क्या हुआ प्लान किए गए, और डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से उस तरह के प्लान को क्या किया गया, एक तरह से डाटा कलेक्ट किया गया और फाइनली उसे रेडी किया गया और इंडिया में एप्लीकेबल किया गया, जिसमें हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल्स। अब आप देख सकते हैं प्रोफेशनल्स अगर इस पे एक्ट किया जाए तो किस तरह से डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या किया जा सकता है, लीड किया जा सकता है, और उसे एज ए फाइनेंशियली और बिजनेस भी यूज किया जा सकता है, और फूड प्रोडक्शन में भी इसका रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अभी देखेंगे डायरी फार्म मैनेजमेंट में बच्चों, इसके देखेंगे डेयरी इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जिसमें क्या है आपको डील करना होता है। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद द प्रोसेसेस एंड सिस्टम डेट इंक्रीज yield एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। उस साथ में मिल्क yield इज़ प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। तो उस एनिमल जिस कैटल मीन्स बफेलो और काउस को हम लोग चूज़ कर रहे हैं, अगर इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ब्रीड को भी कंसीडर करना होगा, जिसमें आपने जर्सी काऊ का नाम सुना होगा, साहिवाल का सुना होगा। ये क्या करते हैं, इनकी जो मिल्क प्रोडक्टिविटी रहती है वो हाई रहती है, इसलिए सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। साथ में अगर कोई पर्सन डेयरी फार्म मैनेजमेंट करता है तो उसे किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन द साइंटिफिक मैनर विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर। ठीक है बच्चों, उनके फूड होते हैं रेगुलर फूड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो सके। बिसाइड स्ट्रिंजेंट क्लीननेस एंड हाइजीन बोथ ऑफ द कैटल एंड द हैंडलर्स, अगर जहाँ इनको रखा जाता है वहाँ पर रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, लाइट होना चाहिए, और मिल्क का स्टोरेज काफ़ी क्लीन होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क एंड इट्स, और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी एक क्या होनी चाहिए, प्रॉपर चैनल होने चाहिए। साथ में जहाँ पे अगर लार्ज स्केल पर कैटल्स को रखे जाते हैं तो वहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन होने चाहिए और हर एनिमल का रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि उसमें किसी भी एनिमल्स को कोई भी वायरल बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज़ होता है तो उसे क्या किया जाता है, इमीडिएट क्या किया जाता है, केयर किया जाता है ताकि दूसरे कैटल्स को वो स्प्रेड ना हो जाए। इसीलिए रेगुलर विजिट बाय अ वेटनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। मीन्स एनिमल डॉक्टर को क्या कहते हैं बच्चों, वेटनरी डॉक्टर। तो ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बेसिक क्या हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल
पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी कंसीडर करना होगा, लेकिन इसमें क्या है, आप बर्ड्स के साथ आपका रोल है, तो उसमें ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से बर्ड्स की जो फूड हैबिट हैं और किस तरह से उनकी केयरिंग की जाती है, उस पर ध्यान देना होगा। आप देखिए, पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और देयर एग्स। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन्स, डक्स एंड समटाइम्स टर्की एंड गीज। ठीक है बच्चों, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बर्ड्स मिलते हैं जिसको वहाँ के लोग एग और मीट के लिए इस पर डिपेंड रहते हैं। द वर्ड पोल्ट्री इज़ ऑफन यूज टू रिफर टू द मीट ऑफ ओनली दिस बर्ड्स, बट इन ए मोर जनरल सेंस इट मे रिफर टू द मीट ऑफ द अदर बर्ड्स टू। ठीक है बच्चों, इन बर्ड्स के अलावा अदर बर्ड्स को भी इस वाले पार्ट में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन बेसिकली जब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात होती है तो इन्हीं बर्ड्स के सराउंडिंग में वर्क किया जाता है। और आप देख सकते हैं मेजर पॉपुलेशन जो खासकर चिकन के मीट का यूज़ करता है वो इसी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के थ्रू आता है। एज इन डेयरी फार्मिंग, सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री सुटेबल ब्रीड्स, proper and safe farm condition, proper feed and water, hygiene and health care are important component of the poultry farm management। मीन्स आप इसको डेयरी फार्म मैनेजमेंट के जो मेन हैंडलिंग वर्क है, किस तरह से केयरिंग होता है, उस पर लीड कर सकते हैं। और इसमें एनिमल्स का केयर है, और इसमें किसका केयर है बच्चों, बर्ड्स का, जिसमें मेन बर्ड्स आपके चिकन हैं, डक हैं, टर्की एंड गीज हैं। उसके बाद बच्चों मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एनिमल के एंड होने के बाद टॉपिक आपके फाइनली लीड करती है एनिमल ब्रीडिंग्स में, एनिमल ब्रीडिंग पर लीड करती है। और आपने यहाँ पे बर्ड फ्लू वायरस के बारे में दे रखा है, और आप जानते हैं कि ये क्या होता है, चिकन वगैरह से क्या होता है, चिकन के एक लार्ज पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, इसलिए उसकी केयरिंग होनी पड़ती है। और कहा जाता है कि अगर किसी ग्रुप ऑफ जो पोल्ट्री फार्म के किसी ग्रुप ऑफ बर्ड्स में ये होता है तो उस पूरे बर्ड्स को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, ताकि वो दूसरे सेक्शन ऑफ पोल्ट्री फार्म में क्या हो सके, स्प्रेड ना हो सके। उसी तरह बच्चों आप यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग, इसमें ब्रीडिंग टर्म को समझना होगा, जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा उसी तरह और जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हाइब्रिड होता है और डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो उससे क्या होगा, ब्रीड इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनिमल ब्रीडिंग में उसी तरह से सेम ब्रीड हो या जो सेम ब्रीड के दूसरे ग्रुप से ब्रीड कराने पे क्या हो सकता है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। आप देखेंगे ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल breeding aims at increasing the yield of animal and improving the desirable qualities of produce, जो हमने डिस्कस किया, जिसमें हम देखते हैं क्या कि ये टर्म ब्रीड क्या होता है, जो मैंने डिस्कस किया, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड सिमिलर इन द मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा आर सेड बिलोंग टू द ब्रीड। बेस्ट एग्जांपल बच्चों आप यहाँ पे जर्सी को देख सकते हैं। जर्सी क्या हुआ, एक सेम ब्रीड का क्या है, काऊ है, और इसी में आप एक दूसरे ब्रीड को देखते हैं तो साहिवाल है। तो ये एक तरह का ग्रुप ऑफ क्या है, कैटल्स का ब्रीड है। उसी तरह आप देख सकते हैं लैंगरहंस, ये हाई क्वालिटी के मीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं जब इन ब्रीड की बात होती है तो एक पार्टिकुलर, जैसे आपकी जर्सी ग्रुप है ब्रीड, उसी तरह उन्हीं के सेम जो जर्सी ग्रुप में ही क्या हो ब्रीडिंग कराई जाए, तो ऐसे जो प्रोसेस को कहते हैं इनब्रीडिंग। देखिए व्हेन ब्रीडिंग is between animals of the same breed is called inbreeding, while
क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। मीन्स अगर जर्सी ग्रुप के ही मेल और फीमेल में क्या कराया जाए बच्चों, ब्रीडिंग कराया जाए, तो वो क्या होगा इनब्रीडिंग। और जर्सी और सहवाल के ग्रुप में कराया जाए तो वो क्या हो जाएगा आउट ब्रीडिंग। उसी तरह आप बफेलो के भी डिफरेंट ब्रीड को जानते हैं, तो उसमें डिफरेंट जो सेम ब्रीड रहेगा उसे इनब्रीडिंग कहेंगे, और जब डिफरेंट जो उनके जो ब्रीड हैं उसमें अगर क्रॉस कराया जाए तो उसे क्या बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। अब इसके बाद बच्चों इनब्रीडिंग को समझना होगा कि ये इनब्रीडिंग कब तक सक्सेसफुल है, और बाद में धीरे धीरे क्या होता है ये सप्रेस होने लगता है और क्वालिटी को क्या करता है डिक्लाइन करता है। इनब्रीडिंग के डिफिनीशन से इसको हम लोग लिंक करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। Inbreeding refers to the mating of more closely related individual within the same breed for 4 to 6 generation। मीन्स सेम ग्रुप में कितने 4 to 6 जनरेशन तक कराना। द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज फॉलो सुपीरियर मेल्स सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मैटेड इन पेयर्स। अब जो प्रोजेनी आएगा अगला जनरेशन, द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सच मैटिंग आर evaluated and superior males and females among them are identified for further mating। फिर उस ग्रुप से जो अगला प्रोजेनी आएगा उसमें से मेल और फीमेल को क्या किया चूज किया जाता है जो सुपीरियर रहेगा, और फर्दर उसे क्या मैटिंग के लिए क्या किया जा सकता है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसी तरह सुपीरियर फीमेल इन द केस ऑफ कैटल इज द काउ और बफेलो दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, उसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अ सुपीरियर मेल इज द बुल विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द अदर मेल्स। ये किसकी हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों इनब्रीडिंग में, और ये लगभग जो कंसीडर किया जाता है कितने 4 to 6 जनरेशन तक। इसके ये जो 4 to 6 जनरेशन को लेकर जो डिस्कशन है वो इसलिए किया गया है कि जब आप देखेंगे अगर जेनेटिक्स से लिंक करेंगे तो धीरे धीरे क्या होने लगता है होमोजाइगोसिटी क्या होने लगती है इंक्रीज होने लगती है। अ सिमिलर स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन इन कैटल एज वाज यूज्ड इन केस ऑफ पीज, जो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है। इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, दस इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ़ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल्स। ठीक है बच्चों, अगर प्योर लाइन चाहिए तब, नहीं तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना है तो आउट ब्रीडिंग क्या रहता है उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। इनब्रीडिंग एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन It also helps in accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes। ये दोनों कंडीशन में क्या करता है एक तरह से रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायर्ड जीन। देयरफॉर दिस अप्रोचेज वेयर देयर इज a selection at each step increases the productivity of inbred population। लेकिन अगर ये 4 to 6 जनरेशन के बाद भी कंटिन्यू रखा गया तो देखिए बच्चों क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। हाउ वेयर कंटिन्यू इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग मीन्स जर्सी में ही लगातार एक ही फैमिली ग्रुप में लगातार कराया गया तो वो क्या करेगा फर्टिलिटी को रिड्यूस करेगा, जीन का क्या होगा पावर डिक्लाइन होगा और उससे क्या होगा प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होगी। मीन्स फर्टिलिटी और साथ प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा डिक्लाइन होगा। This is called inbreeding depression। Whenever this become a problem, selected animal क्या किया जाता है उस पॉपुलेशन से क्या किया जाता है दूसरे ब्रीड में मैटिंग कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, ताकि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन था बच्चों उससे क्या किया जा सके ओवरकम किया जा सके। और उसके लिए डिफरेंट मेथड हैं जिसमें आउट ब्रीडिंग को क्या किया जा सकता है बच्चों कंसीडर किया जा सकता है। जो हमने बात किया उस आउट ब्रीडिंग में कई तरह के मीडियम हैं जैसे हम देखेंगे। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड
but having no common ancestor for 4 to 6 जनरेशन। ध्यान रखेंगे 4 to 6 जनरेशन तक उनमें कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। इनब्रीडिंग में मैंने आपको बताया था एक ही फैमिली से मेल और फीमेल को चुना जाता है, लेकिन आउटब्रीडिंग में क्या हो सकता है, जर्सी ही है लेकिन 4 to 6 जनरेशन में उसका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। मीन्स एक बुल को दूसरे गांव से लिया गया और एक जो काऊ है दूसरे गांव से ली गई। अगर उसी इंडिविजुअल विलेज में ही अगर इसको जर्सी के सेम ब्रीड से अगर कराया जाए तो क्या करेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन लेगा। तो आउटब्रीडिंग में क्या किया, सेम ब्रीड था बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, जिसको बोलते हैं आउट क्रॉस। और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स मीन्स एक ने जर्सी ले लिया और एक ने साहिवाल ले लिया। उसमें क्या होगा बच्चों, जर्सी दूसरा ब्रीड है, उसमें काऊ और आप साहिवाल से बुल को कंसीडर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग। इसी तरह आप साइंस का जब जैसे जैसे साइंस इम्प्रूव किया उसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को यूज किया गया, जो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टेस्ट ट्यूब बेबी के कॉन्सेप्ट से समझने को मिलेगा। आउट क्रॉसिंग जो हमने ऑलरेडी बात किया है उसी पे डिस्कशन है। अब देखिए, दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग ऑफ एनिमल्स विदिन द सेम breed but having no common ancestor on either side of their pedigrees up to 4 to 6 generation. The offspring of such a mating is known as an out cross. It is the best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production, growth rate in beef cattle, etc. A single out cross often help to overcome इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मीन्स इनब्रीडिंग में ही जो मैंने ऑलरेडी आउट क्रॉस में डिस्कशन किया, सेम साहिवाल के जो ब्रीड से दूसरे जो कॉमन एंसेस्टर नहीं है अगर मैटिंग कराया जाए तो पहले ही सिंगल ही क्या हो जाए, आउट क्रॉस से क्या हो सकता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम किया जा सकता है। और ये नीट और एम्स में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। आउट क्रॉस और क्रॉस ब्रीडिंग में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्रॉस ब्रीडिंग मैंने बोला था एक सुपीरियर और दूसरे ब्रीड के सुपीरियर मेल फीमेल को कंसीडर करके डिजायर क्या किया जा सकता है, न्यू जो ब्रीड क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए, इन दिस मेथड सुपीरियर मेल और वन ब्रीड एंड मैटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउड द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। द progeny hybrid animals may themselves be used to commercial production. Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds that may be superior to the existing breed. उसी का बेस्ट एग्जाम्पल ये भी नीट में पूछा गया बच्चों। Many new animal breeds have been developed by this approach, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। हिसार डाले is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri ewes and Merino rams। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, sheep के ब्रीड हैं और इनको क्रॉस करने के बाद एक नया ब्रीड बना हिसार डाले। इसे याद रखेंगे और ये नीट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसी तरह बच्चों इंटर स्पेसिफिक आप देख सकते हैं, इन दिस मेथड इंटर स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे, मेल एंड फीमेल एनिमल्स और टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, यहाँ पे स्पीसीज लिया गया बच्चों, आर मैटेड। इन सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ द बोथ द पेरेंट्स एंड मे बी कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू, एग्जाम्पल म्यूल। और इस म्यूल में बच्चों फीमेल डंकी और मेल हॉर्स का क्या किया जाता है, मैटिंग कराया जा सकता है और उसमें क्या होता है, म्यूल का प्रोडक्शन होता है जो कि क्या रहता है, फर्टाइल नहीं रहता है। और इसके लिए टर्म लेंगे, म्यूल क्या रहता है, इनफर्टाइल। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज को मैट कराया जाता है और ये कमर्शियल यूज़ में यूज़ किया जाता है। एक होता है बच्चों कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपने टेस्ट ट्यूब बेबी को पढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है
और इसे और जो सीमेंस जो कलेक्ट किया जाता है सुपीरियर मेल से और उसको इंजेक्ट आर्टिफिशियली जो फीमेल होती है उसमें इंजेक्ट कराया जाता है, और माइट भी जो साइंटिफिक तरीके से सीमेंस को मेल सीमेंस को क्या किया जा सकता है लेबोरेटरी में प्रिजर्व करके रखा जाता है, और बाद में इसे मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। जब आप देखेंगे कि जो सीमेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी होने के बाद किस तरह से इस सीमेन में जो क्वालिटी ऑफ सीमेन में स्पर्म है उसको एक सरोगेट एक मदर में क्या किया जा सकता है इंसेमिनेट कराया जा सकता है। अब आप देखेंगे ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग mature male and female animals is fairly low even though artificially insemination is carried out. To improve chances to successful production of hybrid, other means are also used. क्या कहा जाता है बच्चों? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी MOET। ठीक है बच्चों, और ये नीट और 12th के एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, और इट इज़ वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। हर्ड मीन्स मतलब कट कैटल्स जहाँ रहते हैं बच्चों। इन दिस मेथड अ काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन विथ FSH जो फॉलिकल को इंक्रीज करता है टू इंड्यूस फॉलिकल मैचुरेशन एंड सुपर ओवुलेशन। कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ वन एग विच दे नॉर्मली एल्ड पर साइकिल, जो कि अपने एक साइकिल में वन एग जो रिलीज करती हैं काऊ, अगर FSH एडमिनिस्ट्रेट किया जाए तो आप देख सकते हैं दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स। ध्यान रखेंगे कितने एग? 6 to 8। द एनिमल्स आर आइदर मैटेड विद एलिट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड, जो मैंने बात किया, या तो इसे एलिट बुल से क्या किया जाए बच्चों मैट कराया जाए या आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाए। और 6 to 8 एग हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या रहेंगे? हाई रहेंगे। द फर्टिलाइज्ड एग फाइनली 8 to 32 सेल्स स्टेज रिकवर, जो एम्ब्रियो इसको रिकवर किया जाएगा, रिकवर नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर। मीन्स डिफरेंट जो अदर काउ है उसमें क्या अदर काउज हैं उसमें क्या किया जा सकता है? बेफेलोज जिस एनिमल में यूज़ किया जाए उसके लिए ये कंसीडर किया जाएगा सरोगेट मदर्स। द जेनेटिक मदर इज़ अवेलेबल फॉर द अनदर राउंड ऑफ सुपीरियर एवोल्यूशन। मीन्स जिस फीमेल में ये इवेंट हुआ उसे फिर से क्या FSH क्या किया जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, sheep, rabbits, buffalo, mares, etc. High milk yielding breeds of female and high quality lean meat with less lipid meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in short time. ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये खासकर यूज किया जाता है ये प्रोसेस टू इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड उस कैटल्स के जो हर्ड साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और ये टॉपिक आपके नीट पर्सपेक्टिव से और 12th के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों बी कीपिंग को अदर नेम से जानते बच्चों। एपीकल्चर इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। It has been an age-old cottage industry. Honey is food of high nutritive value and also find use in the indigenous system of medicine. Honey bee also produce bee wax, which find may useful uses in industry such as in the preparation of cosmetic and policies of various kind. याद रखेंगे हनी बीज जो प्रोड्यूस बी वैक्स करती हैं उनने उसका किस तरह से यूज किया जाता है कॉस्मेटिक में और एंड पॉलिश बनाने में। ठीक है बच्चों, द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ हनी हैज़ लीड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस। ये कमर्शियली काफ़ी सक्सेसफुल है, इसलिए इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है।
It has become established income generating industry whether practiced on the small और large scale। तो इसमें बच्चों खासकर बी कीपिंग एपीकल्चर के लिए आसपास क्या होना चाहिए, गार्डन एरिया होना चाहिए और खासकर पॉपुलेशन से दूर होना चाहिए और किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका जो प्रैक्टिस होता है वैसे एरिया में होता है जहाँ पर खासकर क्रॉप हो। बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया वेयर देयर आर सफिशिएंट बी pastures ऑफ सम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट, ऑर्किड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स। जो मैंने बताया, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बी विच कैन बी रियर्ड, जिसे क्या किया केयर किया जा सकता है। ऑफ दिस द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज एपिस इंडिका। ये नीट में पूछा गया है बच्चों। बी हाइव्स कैन बी कीप्ड इन द वन courtyard ऑन द वरांडा ऑफ द हाउस और इवन द रूफ। ठीक है बच्चों, ये एक तरह का आपका सोशल अवेयरनेस है, अगर गाँव में आपने रूरल सेटिंग में देखा होगा। और ख़ासकर बी कीपिंग इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव, ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। और उसी तरह जिस तरह से आपने फार्म मैनेजमेंट एंड और एनिमल हस्बेंड्री को लेकर पढ़ा, उसी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पढ़ा, उसी तरह बी कीपिंग के लिए क्या क्या केयर करना होगा। नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ द बी, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स, ग्रुप्स ऑफ बीज, management of bee hives during different season, handling and collection of honey and of bee wax. Bees are the pollinator of many of our crop species, जो आप पढ़ेंगे, जैसे सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पेयर। यहीं से लिंक करके आपको पूछा जा सकता है। जो बच्चे बोटनी में ध्यान रखते हैं वो यहाँ से पूछे हुए नीट में क्वेश्चंस को लिंक कर सकते हैं। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर। कीपिंग बी हाइव्स इन ए क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज पोलिनेशन इफिशिएंसी एंड इम्प्रूव द yield के बच्चों एंड बेनिफिशियल बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रॉप yield एंड हनी हॉल। ठीक है बच्चों, इसके प्रोडक्शन दोनों में क्या रहता है, हेल्प करता है। एक तरह का एक आपको अवेयरनेस है। और इसमें जो मेन याद रखने वाली बात है एपिस इंडिका, बी वैक्स के वर्क। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे बच्चों फिशरीज। फिशरी मीन्स फिश का प्रोडक्शन। आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया किस किस की कैचिंग की जाती है, जिसमें फिश, आपका मोलस्क आ गया, क्रूस्टेशियंस आ गए। उसी तरह अ लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द फिश। इंडिया का मेजर एरिया क्या है, कोस्टल एरिया है। जब आप ज्योग्राफी से लिंक करेंगे तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से होते हुए नीचे आप जाएंगे तो कन्याकुमारी और टॉप पे गुजरात तक का जो एरिया है वो क्या है, कोस्टल एरिया है। तो आप इससे मेजर समझ सकते हैं कि इंडिया का मेजर पॉपुलेशन फूड के लिए किस पे डिपेंड रहता है, फिश पर। फूड भी है। आप देखिए, large number of our population depend on fish product and other aquatic animals such as prawn, crab, lobster, edible oyster, etc. for food. Some of other freshwater fishes which are very common include katla, rohu and common crab. Some of the marine fishes that are eaten including hilsa, sardines, mackerel and pomfret. ये आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। कई बार मैचिंग में इन 7 फिशेस का नाम देकर आपको चूज करने के लिए दिया जा सकता है कि विच इज़ फ्रेश वाटर एंड विच इज़ मेरीन। तो ये आप ध्यान पर रखेंगे। एक बार मैं फिर आपको रीड करके बताऊंगा। फ्रेश वाटर फिशेस हैं कतला, रोहू, कॉमन क्रैब। उसी तरह मेरीन है बच्चों हिल्सा, सरिडाइंस, मैक्रियल एंड पोम्फ्रेट्स। अब आप देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी बताया कि फिशरी किस तरह से इंडियन इकोनॉमी पर रोल प्ले करता है और मिलियंस ऑफ क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कोस्टल स्टेट में, जो मैंने अब आपको बात किया। इसी कारण गवर्नमेंट ने कई सारे फिशरीज इंस्टीट्यूट ओपन कर रखे हैं ताकि वो जो एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर की तरफ काम कर रहे हैं उनको इस के केयरिंग और इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या हो, नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल थ्रू एक्वा कल्चर एंड पिसी कल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन। और जो फिशरी इंडस्ट्री है जो इम्प्रूव
करने के बाद एक तरह से इसे क्या बोला गया बच्चों, ब्लू रिवोल्यूशन। उसी तरह जो हम एग्रीकल्चर में देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन। मिल्क में जब हम देखते हैं मिल्क का प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है तो उसे बोला जाता है क्या, वाइट रिवोल्यूशन। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्रीज़ है, फिशरीज़ वो और पोल्ट्री फार्म है या एनिमल फार्म मैनेजमेंट हैं, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब उसकी केयरिंग और टेक केयर काफ़ी अच्छे से किया जाए। और एक तरह से आने वाले मेजर जो इश्यूज़ हैं, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए एक फूड बहुत बड़ा मेजर इशू है। और इस तरह से केयरिंग और साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन से फूड का क्या हो सकता है, प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू सो मच।